डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज अर्थात दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन जो सेक्शन 6 to 25 में दिया गया है उसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में पावर ऑफ कोर्ट्स अर्थात न्यायालयों की शक्ति जो सेक्शन 26 to 35 में दिया गया है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले पुनः अपनी बात जो हमने पहले भी कहा है कि सीआरपीसी विदाउट बेयर एक्ट केवल मेरा लेक्चर सुनने से समझ में नहीं आएगा, तो आप लेक्चर सुनते समय सीआरपीसी का बेयर एक्ट अपने पास अवश्य रखें। आप बेयर प्रोविजन को स्वयं देख सकते हैं। मैं यहाँ केवल सीआरपीसी के प्रोविजंस को अपने तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले सेक्शन 26 के प्रोविजन को देखेंगे। सेक्शन 26 में कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेज आर ट्राइएबल अर्थात न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं के बारे में बताया गया है। इस सेक्शन में उन कोर्ट्स का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा ऑफेंस का ट्रायल किया जा सकता है, यानी न्यायालय को बताया गया है कि वह कौन न्यायालय है जो अपराध का विचारण करेगा। इस संबंध में ऑफेंसेज का दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। पहला है आईपीसी के अधीन किया गया अपराध, यानी इंडियन पेनल कोड के अधीन किया गया ऑफेंस, और दूसरा है अदर लॉ यानी अन्य विधि के अधीन किया गया ऑफेंस। यानी आईपीसी के अधीन कोई अपराध किया गया है तो किसके द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा, अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अपराध है तो उसका ट्रायल किस कोर्ट द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में सेक्शन 26 में बताया गया। तो सबसे पहले हम आईपीसी के अधीन किया गया अपराध उसको देखेंगे। तो इसमें बताया गया सेक्शन 26 में कि यदि किया गया ऑफेंस आईपीसी के अधीन हो तो उसका ट्रायल हाई कोर्ट द्वारा या सेशन कोर्ट द्वारा या किसी ऐसे अन्य कोर्ट द्वारा किया जा सकता है जिसे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। यानी आईपीसी के अधीन अगर कोई अपराध किया गया है तो उसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट द्वारा या सेशन कोर्ट द्वारा या अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया, प्रथम अनुसूची में बताया गया। इस सेक्शन 26 क्लास ए में 2008 और साथ साथ 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया था और एक प्रोविजन जोड़ा गया था और कहा गया था कि आईपीसी के सेक्शन 376 और 376 ए टू 376 ई के अधीन किसी ऑफेंस का ट्रायल जहां तक संभव हो ऐसे कोर्ट द्वारा किया जाएगा जिसके पीठासीन अधिकारी कोई वोमेन हो, स्त्री हो। यानी रेप के मामले में कहा गया कि उसका वैसा पीठासीन अधिकारी जो प्रिसाइडेड ऑफिसर होगा वह कौन होगा, एक महिला होगी, एक स्त्री होगी। आगे सेक्शन 26 क्लास बी में अन्य विधि के अधीन किया गया अपराध के बारे में बताया गया है। सेक्शन 26 क्लास बी कहता है कि यदि किया गया ऑफेंस किसी अन्य विधि के अधीन हो, एनी अदर लॉ यानी किसी अन्य विधि के अधीन हो, तो उसका ट्रायल उस कोर्ट द्वारा होगा जो कि उस लॉ में बताए गए हों। यानी अन्य कोई विधि है तो उसमें बताया गया होगा कि किस कोर्ट द्वारा किया जाएगा ट्रायल ऐसे अपराधों का। यह भी हो सकता है कि उस अन्य विधि में
उस कोर्ट को न बताया गया हो, तो उसके बारे में सेक्शन 26 क्लास बी में बताया गया। और कहता है कि और यदि ऐसा कोई मेंशन न हो, यानी कोर्ट को न बताया गया हो कि किस कोर्ट द्वारा ट्रायल किया जाएगा, तो उस ऑफेंस का ट्रायल हाई कोर्ट द्वारा या सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए बाय एनी अदर कोर्ट, किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। एक केस यहां नोट कर सकते हैं, सुधीर वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, 2001 का केस है यह, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने सुधीर वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के केस में यह कहा कि जहां एक ही घटना से रिलेटेड दो केसेज हों, जिनमें से एक की हियरिंग की जुरिडिक्शन सेशन कोर्ट को हो तथा दूसरे की मजिस्ट्रेट को हो, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों ही केसेज की सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जा सकती है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल करने वाले मामले को सीजीएम को ट्रांसफर किया जाना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जो 6वां कॉलम है, यानी 6th कॉलम जो है, उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस का ट्रायल कर सकती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी केस का ट्रायल कर ही नहीं सकती? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 139A, जो कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेज, कुछ मामलों का अंतरण के बारे में बताया गया है, उसमें कहा गया है कि यदि ऐसे केस में जिनमें सेम और सब्सटेंशियली द सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व, विधि के समान या सारता समान प्रश्न अंतर्वलित हैं, सुप्रीम कोर्ट के और एक या अधिक हाई कोर्ट के अथवा दो या अधिक हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग हैं, और सुप्रीम कोर्ट के स्वप्रेरणा से ऑन इट्स ओन मोशन अथवा भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा या ऐसे किसी केस में किसी पार्टी द्वारा किए गए एप्लीकेशन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, तो सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट या उन हाई कोर्ट्स के समक्ष पेंडिंग केसेस या केस को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी केसेस को स्वयं डिस्पोज ऑफ कर सकेगा, यानी सबको निपटा सकेगा स्वयं। एक परंतु जोड़ा गया है 139A में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 139A में एक प्रोविजन जोड़ा गया है और कहा गया है कि परंतु सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार मंगाए गए केस को द सेट क्वेश्चंस ऑफ लॉ, उक्त विधि के प्रश्नों का डिटर्मिनेशन करने के पश्चात ऐसे क्वेश्चंस पर अपने जजमेंट की कॉपी के साथ उस हाईकोर्ट को जिससे मामला मंगा लिया गया है लौटा सकेगा, यानी वापस कर सकेगा, और वह हाईकोर्ट उसके प्राप्त होने पर उस केस को ऐसे जजमेंट के अकॉर्डिंग निपटाने के लिए आगे प्रोसीडिंग करेगा। 139 के क्लास 2 में 139A के क्लास 2 में यह कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह किसी हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग किसी केस, अपील या अदर प्रोसीडिंग का ट्रांसफर किसी अन्य हाई कोर्ट को
कर सकेगा, यानी इस प्रकार उसको अधिकारिता मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले का ट्रायल कर ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है, 139A में बताया गया है। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है कि क्या हाई कोर्ट किसी केस का ट्रायल कर सकता है? सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के 6th कॉलम में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि वह किसी केस का ट्रायल कर सकता है। तो क्या वह किसी मामले का ट्रायल नहीं कर सकता? तो सीआरपीसी के सेक्शन 474 474, 407 407 और सेक्शन 6 को ज्वाइंटली यानी संयुक्त रूप से देखने पर यह ज्ञात होता है कि हाई कोर्ट किसी क्रिमिनल केस का ट्रायल कर सकता है। यह पेंडिंग तथा नॉन पेंडिंग दोनों प्रकार के केसेस का ट्रायल कर सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 27, जुरिडिक्शन इन द केस ऑफ जुमिनाइल्स, किशोरों के मामले में अधिकारिता। सेक्शन 27 में बताया गया है कि डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल ऑफेंस के अतिरिक्त यदि कोई अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसकी आयु कोर्ट के समक्ष अपीयर होने या लाए जाने के डेट को इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स 16 वर्ष से कम है, तो उसका ट्रायल सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट द्वारा अथवा ऐसे कोर्ट द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम यानी द चिल्ड्रन एक्ट 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार प्रशिक्षण और पुनर्वास अर्थात ट्रीटमेंट ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स के लिए उपबंध करने वाली उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन स्पेशली इंपावर्ड किया गया हो, सशक्त किया गया हो। इस सेक्शन 27 के अंतर्गत ऑफेंसेज के ट्रायल के केस में माइनर तथा चिल्ड्रंस के इंटरेस्ट को स्पेशली प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षित किया गया है। आप जानते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 82 और 83 के अधीन बालकों के कार्यों को क्रिमिनल लाइबिलिटी से उन्मुक्त प्रदान किया गया है, छूट प्रदान किया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 27 जो कि ऊपर बताए गए हैं प्रावधान, उनमें लीगल प्रोविजंस के अनुक्रम में ही किशोरों के मामले में अधिकारिता का वर्णन किया गया है। इस सेक्शन के अनुसार 16 ईयर्स से कम आयु के किशोर अवयस्कों द्वारा कारित अपराध के ट्रायल की विशेष व्यवस्था की गई है। अगला सेक्शन आप नोट कर सकते हैं, सेक्शन 28। यह सेक्शन 28 और 29 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 28 sentences which high courts and sessions judges में पास दंडादेश जो हाई कोर्ट और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो आप यहाँ बेयर प्रोविजन देख सकते हैं, यानी इस सेक्शन 28 और सेक्शन 29 में बताया गया कि कौन कोर्ट कितना सेंटेंस पास कर सकता है।
तो एक एक करके हम देखेंगे। जो पहला क्लाज है सेक्शन 28 का, वह कहता है कि ये हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस एथराइज्ड बाय लॉ। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। दूसरा क्लास कहता है कि ए सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज में पास एनी सेंटेंस एथराइज्ड बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ passed by any such judge shall be subject to confirmation by the high court। अर्थात सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन एक परंतु जोड़ के कहता है कि परंतु मृत्यु दंड देने की स्थिति में हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक है, यानी कन्फर्मेशन कराना हाई कोर्ट से आवश्यक है। कन्फर्मेशन से रिलेटेड प्रावधान आप देखेंगे आगे, सेक्शन 366 टू 378 में प्रोविजन दिया गया है। और सेक्शन 28 क्लास 3 में यह बताया गया है कि असिस्टेंट सेशन जज कितना सेंटेंस पास कर सकता है। तो सेक्शन 28 क्लास 3 कहता है कि एन असिस्टेंट सेशंस जज में पास एनी सेंटेंस एथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। अर्थात सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडादेश के अतिरिक्त अन्य कोई भी दंडादेश यह दे सकता है। अर्थात असिस्टेंट सेशन जज कितना सेंटेंस पास कर सकता है? 10 वर्ष तक की सजा एंड अनलिमिटेड फाइन पास कर सकता है। यानी फाइन के संबंध में यहाँ कुछ नहीं कहा गया, यानी अनलिमिटेड यहाँ फाइन पास कर सकता है। और साथ साथ कहा गया कि 10 वर्ष से अधिक ये कारावास नहीं दे सकता, तो यानी 10 वर्ष तक सजा वह दे सकता है। यह एक बात नोट करने वाली है कि तीनों ही क्लाज में एक वर्ड आया है सेंटेंस एथराइज्ड बाय लॉ, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश शब्द आया है। तो यह एथराइज्ड बाय लॉ क्या है? तो जब हम आईपीसी को देखते हैं, इंडियन पेनल कोड को देखते हैं, तो उसके सेक्शन 53 में पनिशमेंट के संबंध में बताया गया है, दंड के संबंध में बताया गया है। और वहां 5 प्रकार के दंड को बताया गया है। 1949 के पहले इसमें 6 प्रकार के दंड बताए गए थे, किंतु 1949 के अमेंडमेंट द्वारा अब 5 प्रकार के पनिशमेंट हैं। पहला है डेथ यानी मृत्यु, दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास, तीसरा है इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस नेमली, अर्थात कारावास जो 2 भाग का है, अर्थात कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, या अर्थात रिगरस दैट इज विथ हार्ड लेबर, और सेकंड है सादा यानी सिंपल। यानी कारावास 2 तरीके का हो सकता है, कठिन भी हो सकता है यानी रिगरस भी हो सकता है, और दूसरा सिंपल भी हो सकता है। अब मेन में आइए, चौथा पनिशमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का समापहरण अर्थात संपत्ति का जब्तीकरण। और 5वां पनिशमेंट है फाइन, जुर्माना। यानी आईपीसी में ये 5 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए हैं जिसको कोर्ट दे सकता है। तो उसी को सेक्शन 28 में यूज किया गया है कि सेंटेंस एथराइज्ड बाय लॉ, यानी यह पनिशमेंट देने के लिए कोर्ट एथराइज है। अब कौन सा
पनिशमेंट कौन कोर्ट दे सकता है, इसके बारे में सेक्शन 28 में बताया गया है कि हाई कोर्ट कौन सा पनिशमेंट दे सकता है। तो कहा गया है कि एथराइज बाय लॉ, यानी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। सेशन कोर्ट और सेशन जज और एडिशनल सेशन जज एथराइज बाय लॉ कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, परंतु डेथ सेंटेंस पास करने पर उसे क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट से उसका कंफर्मेशन आवश्यक होगा। वहीं असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश डेथ लाइफ आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडादेश के अतिरिक्त कोई भी दंडादेश यह दे सकता है। यानी कहा गया कि 10 वर्ष तक की सजा एंड अनलिमिटेड फाइन दे सकता है। अगला सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट यह भी है, सेक्शन 29 कहा गया दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, सेंटेंसेज विच मजिस्ट्रेट्स में पास, यानी हम मजिस्ट्रेटों के बारे में बताया कि मजिस्ट्रेट कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं। तो सीआरपीसी के सेक्शन 29 में उन अलग अलग सेंटेंसेज का उल्लेख किया गया है, बताया गया है जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जा सकते हैं। पहला है सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष की अवधि तक का कारावास और अनलिमिटेड फाइन यानी असीमित जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। आप बेयर प्रोविजन देख सकते हैं, वही बातें वहां लिखी गई, हम अपने तरीके से इसको बता रहे हैं। यानी सीजीएम 7 वर्ष की अवधि तक का कारावास दे सकता है और अनलिमिटेड यानी असीमित जुर्माने का सेंटेंस पास कर सकता है। वह मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित नहीं कर सकेगा। यानी 7 वर्ष से अधिक के कारावास का वह दंडादेश पारित नहीं कर सकेगा। अर्थात कहने का मतलब कि सीजीएम 7 वर्ष तक का सेंटेंस पास कर सकता है, 7 वर्ष से अधिक के कारावास वह पास नहीं कर सकता। दूसरा क्लास जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास या 10,000 रुपीज तक के फाइन का या दोनों का सेंटेंस पास कर सकता है। अगला क्लास है सेक्शन 29 क्लास 3। इसमें बताया गया है कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की अवधि के कारावास या 5,000 रुपए के जुर्माने का फाइन का दंडादेश या दोनों का दंडादेश दे सकता है। और लास्ट क्लास है क्लास 4, उसमें बताया गया है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट सीजीएम के कोर्ट के समान और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट के समान दंडादेश दे सकता है। यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के सेंटेंस पास कर सकता है, वहीं महानगर मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 3 वर्ष या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सेंटेंस पास कर सकता है। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि सीजीएम 7 वर्ष तक का कारावास की सजा दे सकता है और अनलिमिटेड फाइन दे सकता है। दूसरा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास दे सकता है या 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है या दोनों प्रकार के दंडादेश दे सकता है। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की अवधि के कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना का दंडादेश या दोनों का दंडादेश यहाँ दे सकता है। वहीं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीजीएम का जितना पावर है उतना सीएमएम यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का भी है, यानी 7 वर्ष तक के सेंटेंस पास कर सकता है। या वहीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पावर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बराबर दिया गया है, तो वह कितना दे सकता है, 3 वर्ष या 10,000 रुपये या दोनों का
दंडादेश पास कर सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 30। सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। इस सेक्शन में बताया गया है कि यदि कोई कन्विक्टेड पर्सन यानी सिद्धदोष व्यक्ति फाइन देने में डिफॉल्ट करता है, व्यतिक्रम करता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फाइन के बदले इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दे सकता है, कारावास का दंड दे सकता है। यानी फाइन अगर जुर्माना नहीं देता है तो उसके बदले में क्या दे सकता है, कारावास का दंड दे सकता है। परंतु सेंटेंस की जो अवधि है, टर्म है, वह सेक्शन 29 में उस न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई शक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी फाइन के बदले अगर वह कारावास की सजा देगा तो वह सेक्शन 29 में जो उसको पावर दिया गया है उस पावर से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यदि एक्यूज्ड को प्रारंभ में ही दिए गए सेंटेंस में इम्प्रिजनमेंट व फाइन दोनों ही इंक्लूड था तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट फाइन के बदले मैक्सिमम उतने टर्म तक का कारावास दे सकता है, यानी अधिकतम उतने अवधि तक का कारावास दे सकता है जो सेक्शन 29 में उसे प्राप्त शक्ति का 1/4 है, यानी 1/4 है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहां समझ सकते हैं। जैसे यदि मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष के कारावास की सजा देने का राइट है और उसने किसी केस में 3 वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपये का फाइन लगाया है, तो ऐसे कंडीशन में यदि फाइन न दिया जा सके तो मजिस्ट्रेट इसके बदले 3 वर्ष का 1/4 अर्थात 9 महीने, यानी जो बेयर प्रोविजन बताता है कि जितनी सजा दे सकता है उसका 1/4 किया जाए। मजिस्ट्रेट 3 वर्ष की सजा दे सकता है तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 9 महीने। तो 9 महीने की सजा मैक्सिमम और ऐड कर सकता है। सेक्शन 30 क्लास 2 में बताया गया है कि इस सेक्शन में दी गई इम्प्रिजनमेंट की सजा उस मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 29 के अधीन दी जा सकने वाली मैक्सिमम अवधि के इम्प्रिजनमेंट के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई कारावास की सजा 3 वर्ष व 9 महीने हो गई है, यानी जो मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक सजा दे सकता है और नहीं फाइन दिया जा रहा है तो उसका 1/4 करेंगे तो 9 महीने और जुड़ जाएगा। तो जब उस मैक्सिमम 3 वर्ष की सजा दे सकने की वह शक्ति थी मजिस्ट्रेट को, परंतु यह अब भी धारा 30 क्लास 2 के प्रोविजंस के इफेक्ट से लीगल होगा, यानी धारा 30 क्लास 2 के प्रावधानों के प्रभाव से यह क्या होगा, वैध होगा, यानी 3 वर्ष और 9 महीने की सजा वह दे सकता है। इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि जो सीजीएम है, ऊपर हमने बताया आपको कि 7 वर्ष के कारावास की सजा दे सकता है। तो अगर वह फाइन कोई लगाता है और कोई व्यक्ति फाइन नहीं देता है तो कितने दे सकता है, तो 7 × 12 कर देंगे = 84 मंथ हो जाएगा। उसका 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 माह 21 मंथ, यानी फाइन न देने पर कितना कारावास और दे सकता है सीजीएम, 21 मंथ का सीजीएम कारावास की सजा और दे सकता है, यानी 7 वर्ष प्लस 21 मंथ हो जाएगा।
और वह किस कारण वैध होगा? सेक्शन 30 क्लास 2 के कारण। उसी प्रकार जैसा कि अभी एग्जाम्पल में हमने बताया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बारे में कि 3 वर्ष की कारावास की सजा दे सकता है, तो 3 इंटू 12 कर देंगे तो 36 मंथ आ गया, तो उसका 1/4 करेंगे तो 9 मंथ आ जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो 1 वर्ष की सजा दे सकता है, तो 12 यानी 12 महीने की, तो इसका 1/4 करेंगे तो 3 मंथ आएगा, 3 महीने आएगा। तो फाइन न देने पर यह इतने माह की सजा दी जा सकती है और वह लीगल होगा, वैध होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन देख सकते हैं यहाँ, सेक्शन 31, सेंटेंस इन केसेज ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल, अर्थात एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए सिद्ध दोष होने के मामले में दंडादेश। इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि किसी एक्यूज्ड की एक ही ट्रायल में एक से अधिक ऑफेंसेज के लिए कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है, यानी एक साथ कोई एक्यूज्ड एक से अधिक अपराध किया तो उसके बारे में कहता है। तो बताया गया है कि यदि किसी अभियुक्त की एक ही ट्रायल में एक से अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो आईपीसी के सेक्शन 71 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए एक्यूज्ड को उन ऑफेंसेज के लिए निर्धारित पनिशमेंट में से उन पनिशमेंट्स के लिए जिनके लिए ऐसा कोर्ट कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, दंडादेश दे सकता है। यदि कोर्ट यह डायरेक्शन दे कि सभी दंड एक साथ भोगे जाएंगे तो वैसी स्थिति में दंड ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निर्देश दे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक ही ट्रायल में कई अपराधों का ट्रायल चल रहा है, यानी एक ही विचारण हो रहा है, उसी एक विचारण में एक से अधिक अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को दोषी किया जाता है। तो इस सेक्शन में यह बताया गया है कि अगर कोर्ट जैसा डायरेक्शन दे उसके अनुसार काम किया जाएगा कि सजा कैसे भोगी जाएगी। यानी मान लीजिए एक से अधिक अपराध हैं तो एक एक अपराध के लिए अलग अलग सजा देगा कोर्ट। तो जब अलग अलग सजा देगा तो उस सजा को एक साथ भोगा जाएगा कि बारी बारी भोगा जाएगा, और उसके संबंध में कोर्ट जैसा निर्देश देगा वैसा किया जाएगा। यदि एग्रीगेट पनिशमेंट यानी जो संपूर्ण दंड है उसका योग कोर्ट द्वारा दी जा सकने वाले सेंटेंस के सख्त से अधिक है, यानी जोड़ने पर कोर्ट द्वारा जो दंडादेश दिया जा सकता है, सेंटेंस पास किया जा सकता है, उससे अधिक हो जाता है, तो भी कोर्ट द्वारा दिया गया सेंटेंस मान्य होगा। यानी मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है, तो एक साथ तो अगर किसी मामले का वह ट्रायल करता है और एक से अधिक अपराध का ट्रायल एक साथ कर रहा है और सबका अलग अलग पनिशमेंट दिया और सबके अलग अलग जो पनिशमेंट दिया गया है उसको जब जोड़ा जाता है तो 5 वर्ष हो गया। तो वही इसी बात को कह रहा है कि यदि संपूर्ण दंडों का योग न्यायालय द्वारा दी जा सकने वाले दंडादेश की शक्ति से अधिक है तो भी न्यायालय द्वारा दिया गया दंडादेश मान्य होगा। इसके लिए हायर कोर्ट के समक्ष केस को ट्रायल करने के लिए भेजना आवश्यक नहीं है, परंतु किसी भी कंडीशन में एक्यूज्ड 14 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता। जोड़ तो सकते हैं
लेकिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में अभियुक्त 14 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित नहीं किया जा सकेगा। तथा समस्त जो पनिशमेंट्स हैं उसका योग उस पनिशमेंट की मात्रा के 2 गुने से अधिक नहीं होगा जिसे देने के लिए वह कोर्ट कॉम्पिटेंट हो। यानी जितना वह सजा, यानी 3 वर्ष तक की सजा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दे सकता है, तो जोड़ने के बावजूद भी वह 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अपील किए जाने की कंडीशन में समस्त जो दंडों हैं उनका योग एक दंडादेश माना जाएगा। शैल बी डीम्ड टू बी ए सिंगल सेंटेंस, यानी एक दंडादेश माना जाएगा। हमने यहाँ सेक्शन 26, 27, 28, 29 एंड 30, 31 को डिस्कस किया। उसके बाद आगे के सेक्शन 32, 33, 34, 35 को आप स्वयं पढ़ सकते हैं। जो सेक्शन यहाँ आपको जानना चाहिए उसको यहाँ हमने डिस्कस कर दिया है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।